वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों आप लोगों के लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 2। ऑलरेडी चैनल पर जो बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट 1 था, प्रैक्टिस सेट 1 आपका करा दिया गया था। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, जाकर पहले उसको वीडियो देख ले और उसको दे ले, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, 50 क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें कि आपको क्या करना रहता है कि आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे या खुद से याद रखें कि आपने कितने सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। और सारा जवाब देने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मस्ट है कि आप अपना सही और गलत दोनों लिखें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही दिए और कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके। ठीक है, तो आज जो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों, कट ऑफ रहने वाले 30। अगर के जो बच्चे आप 30 मार्क्स लेकर आते हैं तो समझिए कि वो क्वालिफाई हो गए, अन्यथा जिनका इनसे कम रहता है उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो बातें हो गई बहुत। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट को। जैसे ही यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1770 ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज वाशिंगटन या हेक्टर मुनरो या जेम्स अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर, जिसने अगर के ये आंसर लगाए होंगे या सोचे होंगे, अपना 1 मार्क्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1784 में, 1795 में, 1813 में या 1878 ईस्वी में? तो जो पटना का गोलघर का निर्माण किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1784 ईस्वी में। सभी लोग अपना अपना मार्क्स काउंट करते रहें, कोई भी गलती नहीं करेगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1651 ईस्वी में। आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल या भूपेंद्र नाथ दत्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा आपका भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी का स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल है कि पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था असहयोग आंदोलन में। सभी लोग अपना मार्क्स काउंट करते रहें, कोई भी गलती नहीं करें। सारे लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कितने आप लोग के मार्क्स सही हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 ईस्वी में? तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे वो आए थे 1921 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल आता है आपका कि सिपाही विद्रोह किस जगह में शुरू हुआ? तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था, दिल्ली में हुआ था या दानापुर में, मेरठ में या जौनपुर में? तो जो ये शुरू हुआ था दोस्तों वो हुआ था मेरठ से 10 मई को। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन है जनरल सर्विस इंटेलिजेंटमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो वो था मेरा जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत ये कन्फर्म कर दिया गया था, मतलब कि आपको जाना है, अनिवार्य कर दिया गया था समुद्र पार, यानी ब्रिटेन जाना है। अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाला का निर्माण कराया था? तो कौन सा कार्यकाला का निर्माण कराया था? वो कराया था टॉलस्टॉय फॉर्म का। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होता है। अपना सारे लोग मार्क्स को जोड़ते रहें, कितना सही हो रहा है। अगला सवाल है 10 नंबर, महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया क्योंकि उन्होंने ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से सेना में शामिल होने का अपील किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में शामिल होने का अपील किया था, या तीसरा जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने का अपील किया था, या ऑप्शन डी आपका यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस में शामिल होने का अपील किया था। तो ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्जेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए अपील किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस
मतलब मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून? तो वो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल है कि शीत ऋतु में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थल में, हिमालय के तराई में, पूर्वांचल में या मालवा के पठार में? तो जो सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं, ब्रह्मांड वर्ष जिसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय को। ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को। ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय को। या दुग्ध मेखला द्वारा ब्रह्मांड का एक चक्कर में लगाए गए समय को। तो ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य के द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात के उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है, सूर्य के चलते हुए गैसों के खोल का बनना, पृथ्वी का सूर्य के करीब आ जाना, दीर्घवृत्त पर पृथ्वी का सूर्य से दूर चला जाना, या पृथ्वी का सूर्य से 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक, ये ऑप्शन हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, सूर्य में चलते हुए गैसों के खोल का बनना चुंबकीय झंझावात का कारण होता है। ठीक, अगला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? 9.6 गुने 10 के पावर 33 या 30 ऑप्शन बी 10 के पावर 22 या 14 या 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? इरी एवं हुरन, इरी एवं ओंटारियो, टिम्स एवं ग्रेट विटर या ग्रेट स्लेव एवं बैकाल? तो आपको बताना है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन दो झीलों के बीच स्थित है दोस्तों। तो अगर कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है, अगर जिन्होंने दिया है तो अपना 1 मार्क्स काउंट करते चले। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ग्रेट कामाराना जलप्रपात किस देश में स्थित है? अमेरिका, गुआना, वेनेजुएला या जिम्बाब्वे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुआना में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो जो एशिया महादेश फैला हुआ है वो आपका फैला हुआ है 30% जितना भी भूमि है इस पे एशिया महादेश फैला हुआ है। इसी के साथ ये सबसे बड़ा महादेश होता है। तो जिन्होंने भी 30% किया है उनका होता है राइट। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस या सूडान? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया? तो जो सबसे ज़्यादा जो सिनकोना उत्पादन देश है दोस्त वो है इंडोनेशिया। 20 यहाँ पे सवाल मेरा ख़त्म होता है। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन है दोस्तों कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा इसी को बोलते हैं, या मैग्नेटिक ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो भी अपना कर रहे होंगे उनका सही है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आता है यहाँ पे कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या बदलाव होगा? ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। ऑप्शन सी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, न तो द्रव्यमान बदलेगा न ही भार बदलेगा। तो क्या होता है दोस्तों, इसका जो होता है भार बदल जाता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? तो वो होता है यूरेनियम का उपयोग। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर,
लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लंबाई के ऊपर। कोई भी लोलक का रस्सी जितना लंबा होगा उसका जो कालावधि होगा, घूमने का जो रोटेशन का टाइमिंग होगा उतना ही ज़्यादा होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? तो जो महासागर की ऊंची जल तरंगे होती है वो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन या एथिलीन। ये जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिलीन, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नायलॉन या राउर या केवलर या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केवलर। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरी डाँट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों भाई टूट जाएगी बोतल? जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर बोतल का आकार बढ़ जाता है, या जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, या ऊष्मा का कुचालक होता है कांच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए बोतल टूट जाता है। ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि मोती का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट या कांचियोलिन, CuSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों होता है मोती का मुख्य अवयव। आप लोग याद रखिएगा, जो अपना ये लगाए होंगे उनका एक एक नंबर अपना काउंट करते चलिएगा। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त के मोनाजाइट किसका अयस्क है? जार्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा का? तो जो मोनाजाइट अयस्क है वो है थोरियम का। यहाँ पे आप लोग ये ए नहीं, यहाँ पे बी कर लीजिएगा, यहाँ पे ये राइट होगा। जो थोरियम लगाए होंगे उनका सही होता है। नेक्स्ट सवाल है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का या तांबा का? तो प्रयोग किया जाता है जिंक का, जिसे यसद लेपन बोला जाता है। अगला सवाल है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? ये शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया, आप लोग लकी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा एसिटिलीन। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है केवलर का। ये भी आपका मतलब रिवीज ये हो गया, डबल क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमने पर पानी में से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ये भी सवाल डबल हो गए हैं आपके। जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका, 3 क्वेश्चन आपका ये हो गया मतलब दोबारा टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको माइनस कर सकते हैं। बाकी आपका जितना भी सही होगा आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे आते हैं 38 पर क्वेश्चन पे। क्या है? हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, आशा पारेख, माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी। तो जो 2020 के लिए दिया गया है वो दिया गया है आशा पारेख को। आप लोगों को बताना है कि 2023 के लिए, यानी कि 2023 में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये जो करंट अफेयर के हमने 400 क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट कराए हैं, उसमें बहुत ही अच्छा ये सारा कुछ उसमें कवर किया गया है दोस्तों। ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 185 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पुणे में, इंदौर में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आप यहाँ सही पकड़ सकते थे कि हुसैन सागर झील के किनारे। तो हुसैन सागर झील कहाँ पे है ये आप लोग बताइएगा, इसी में आंसर भी छुपा हुआ है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो ये जो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है वो है स्थित महाराष्ट्र में। एक जो और तुलजा भवानी का मंदिर है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में भी स्थित है, लेकिन ऑप्शन में हमारा मध्य प्रदेश नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो मतलब हाल में चर्चा में था वो महाराष्ट्र वाला मंदिर था। ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की
41 क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा किया है? 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये और 200 रुपये। इसका जो राइट आंसर होता है आपका होता है 2000 रुपये। तो जो बच्चे भी 2000 का रुपये अपने पर्स में रखे होंगे जल्दी से जल्दी जाकर बैंक में अपना चेंज करा लें, अन्यथा वो भी कागज हो जाएगी। ठीक है। 42 क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में, गोवा में, कर्नाटक में या हरियाणा में? तो वो कहाँ पे किया है? वो किया है आपका असम में। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होता है। जो सही कर रहे होंगे अपना मार्क्स काउंट करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया या फ्रांस? तो द सेवेलियर द लीजन दो अवार्ड है दोस्तों, वो है फ्रांस का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे कि यहाँ पे है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या लक्षद्वीप? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में स्टार्ट किया है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS कावेरी, INS विक्रांत, INS तलवार या INS इंद्रजीत? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये जो है आपका कावेरी नहीं होगा, एक होगा INS मगर। ठीक, तब ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, INS मगर, विक्रांत, तलवार या इंद्रजीत? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त INS मगर को किया गया है सेवा मुक्त, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिलीप सिंह, राकेश निषाद, प्रशांत दामले या राम प्रसाद दुबे को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत दामले को चुना गया है अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी लोग अपना मोटिवेशन डाउन कर चुके हैं कि बीएड को हटा दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझिए। आपके पास मात्र 7-10 दिन जो भी टाइम है, अभी ये सब सोचना बंद कीजिए, डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम के बारे में सोचिए और एग्ज़ाम जाइए और दीजिए। सिंपल बात है, उसके बाद सोचिएगा कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक, बहुत सारे लोग टिकट अपना करा लिए होंगे, तो अभी टिकट वगैरह कैंसिल कराने में कोई बात नहीं है, आप अभी एग्ज़ाम दीजिए। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई अगर के नोटिस नहीं आता है तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, बिना कोई दिक्कत के जाना चाहिए। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ हाल ही में उड़ने वाली मछली की एक नई प्रजाति मिली है? असम में, राजस्थान में, मिजोरम में या मेघालय में? तो ये जो उड़ने वाली मिली है वो मिली है मिजोरम में, याद रखिएगा। जितने भी लोग छिपकली से डरते हैं आप समझिएगा उड़ के सर पे भी आ सकता है ये मिजोरम वाला छिपकली। ठीक है, तो किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या बम्बई बंदरगाह? तो इसको किया गया है कोचिंग बंदरगाह को। जिन्होंने भी मारे होंगे 1 नंबर अपना लेते चले। अगला सवाल है 49 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का दोस्तों 7वां देश बना है? न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड या बेल्जियम? तो जो 7वां देश बना है ये बना है पुर्तगाल, और जो पहला देश था वो था नीदरलैंड। आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरा लास्ट सवाल होता है इस प्रैक्टिस सेट का कि वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? चीन, भूटान, नीदरलैंड या केन्या? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। तो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन होता है क्लियर। 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना यहाँ पे गलत हुआ, आपको दोनों का दोनों बताना है कमेंट सेक्शन में, कि पता चलेगा कि आप लोगों का मतलब क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। दोस्तों कैसा लगा ये टेस्ट, किस तरह सा क्वेश्चन था, आपका कमेंट बहुत ही वैल्यू करता है। फीडबैक अपना जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।